अनिल सर, ये जो उठी है आवाज, कहीं टीडीपी ने कुछ तो थोड़ा हिम्मत दिखाई है, इसे कैसे देखा, कैसे लिया जाए? क्योंकि अब तक हम देख या पा रहे थे कि कोई खुलकर नहीं बोला था। बिहार में भी जो जितने भी घटक दल हैं एनडीए के, खासकर नीतीश कुमार की पार्टी हो, चिराग पासवान हो, जीतनराम मांझी हो, हर एक परेशान है, दुखी है कि वहां जिस तरीके से हो रहा है। और अब निकल आया है कि 35 लाख से कुछ ज्यादा वोट, जो भूत वोट हैं, वो आ गया है सामने। तो इसके पहले वो चुनाव हुए इन्हीं भूत वोटों के जरिए और इनके रहते हुए। तो इन सब पर खासकर जो टीडीपी के कदम है उससे जुड़ी और बाकी पर आपकी प्रतिक्रिया अनिल सेना साहब। देखिए, ये जो डेवलपमेंट है, सच में मैं आपसे सहमत हूं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। और जो उन्होंने पत्र लिखा है, उस पत्र का विपक्ष का तो मुद्दा है ही, लेकिन जो कोर इशू है कि क्या चुनाव आयोग नागरिकता तय कर सकता है और क्या चुनाव आयोग को ये काम करना चाहिए, नागरिकता तय करने का काम, तो वो कोर इशू उठाया। जबकि आप पूरा जब देखेंगे कि ये जो काम चला, शुरू हुआ, ये जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, उसके कोर में उसने, चुनाव आयोग ने इसी को रखा, नागरिकता के मुद्दे को। और जो सुप्रीम कोर्ट में भी बहस हुई तो बार बार कहता रहा कि जो नागरिक नहीं है उनको हम वोट नहीं करने देंगे, और उसके लिए शुद्धिकरण किया जा रहा है। तो ये उस पर अटैक किया है चंद्रबाबू नायडू ने अपने पत्र में। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कोर इशू है, यही कोर इशू है कि और देखेंगे आप क्या कि ये जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हुआ, तो अभी जो सूत्रों के हवाले से जो खबर, चुनाव आयोग ने कोई रिलीज नहीं जारी किया है, लेकिन वो सूत्रों के हवाले से खबर आई क्या कि वो म्यांमार और बांग्लादेश और नेपाल से आए हुए लोगों को वोट नहीं करने देगा। सब अखबारों ने उसको काफी प्रमुखता से लिया। तो चुनाव आयोग, जो बीजेपी की नैरेटिव है कि बांग्लादेशी और विदेशी नागरिक, घुसपैठिया, जो उनका कोर नैरेटिव है, वो असल में एंटी मुस्लिम नैरेटिव है कि हर जो क्या कहते हैं मुसलमान है वो विदेशी है। ये उनका कोर आर्गुमेंट है आरएसएस का। 800 साल से हम 800 साल का जो इतिहास, डार्क एज, और उसके बाद क्या कहते हैं विदेशी आक्रमणकारी वगैरह, उसी नैरेटिव से जुड़ा हुआ है। क्योंकि और उन्होंने चुना भी है, पहले जो 6 स्टेज है, अब तो वो सब जगह करने की बात कर रहे हैं, लेकिन पहले जो 6 स्टेट्स उन्होंने चुना, वहां में बंगाल, बिहार, ये सब, असम, ये तो बांग्लादेशी घुसपैठिया वाले नैरेटिव से थे। लेकिन तमिलनाडु भी इसमें है, तो वो भी बॉर्डरिंग स्टेट है, तो वहां तो कोई बांग्लादेशी नहीं है, तो वहां वो तमिल वर्सेस अदर्स करना चाहते हैं। तमिल की जो मतलब द्रविड़ मुनेत्र डीएमके जो पार्टी है, उसको वो जोड़ना चाहते हैं वो तमिल नेशनलिज्म से, और वो एक हिंदू नेशनलिज्म की नैरेटिव वहां भी बनाना चाहते हैं। तो ये पूरा उसी को चुनाव आयोग आगे बढ़ा रहा था। चंद्रबाबू नायडू ने उसी नैरेटिव को पंक्चर करने की कोशिश की है और कहा है क्या कि ये साफ करो कि ये काम नागरिकता से जुड़ा हुआ नहीं है। चुनाव बार बार कह भी रहा है कि हम नागरिकता जो है, जो नहीं है, उनको चिन्हित कर रहे हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। अरे नागरिकता तय करना होम मिनिस्ट्री का काम था, और होम मिनिस्ट्री ने कोई लिस्ट आपको दी है क्या? कोई आपने बताया नहीं। जो लिस्ट थी उसका नाम काट दो, और वो, लेकिन वो भी लिस्ट आप किसी को, ये नागरिकता कानून के तहत भी अगर कार्रवाई करनी है तो उसका भी एक कानूनी प्रक्रिया है, उसके तहत ही आप किसी को बता सकते कि ये बांग्लादेशी है, और ये सिद्ध करना पड़ेगा आपको। नागरिक को ये सिद्ध नहीं। देखिए अंतर क्या आ गया है। मैं चाहता हूं कुछ मोटी चीजें लोगों को समझाना बहुत जरूरी है। वो ये है कि जब हमने पहला चुनाव किया था और संविधान के तहत किया था, उस समय लोगों को वोटर बनाया गया, नागरिक किसी को पूछा नहीं गया कि आप नागरिक हैं या नहीं, वोटर बनाया गया। क्योंकि 14% लोग जो अनपढ़, मतलब पढ़े हुए होते थे, संपत्ति वाले होते थे और अंग्रेजों के दलाल होते थे, उन्हीं को मतदान करने का हक था। तो वो जो है सरकारी कर्मचारी, स्कूल का टीचर, जमींदार, यही सब होते थे टीचर, वो मतलब ये, और उसको भी मतलब वो अलग मुद्दा है, लेकिन ये मुद्दा समझ लीजिए। उसको एकाएक हमने, बाबा साहब अम्बेडकर ने यूनिवर्सल जो ये है, इसमें जो जिन लोगों ने, कांग्रेस, जवाहरलाल नेहरू से लेकर के
डॉक्टर अम्बेडकर तक सबने कहा कि जो भी आदमी भारत में रह रहा है उसको वोटिंग करने का राइट। तो अभी तक फोकस क्या था कि कोई नागरिक छूटे नहीं। अभी फोकस क्या हो गया कि कोई मतलब ये जो है नागरिक मतलब कोई जो है किसको निकालना है। देखिए समझ लीजिए अंतर। हमने उस समय दिया कि वोटिंग राइट जो है जो भी है उसको देना है। यहाँ है कि वोटिंग राइट किसको नहीं देना है, ये तय हो गया। तो फोकस बदल गया है। दूसरा है क्या कि ये चंद्रबाबू नायडू के आने से क्या हुआ, जो काम करना था चिराग पासवान को, जो काम नीतीश कुमार मुझको लगता है कि शारीरिक रूप से या मतलब ये स्वास्थ्य के रूप से अब उनमें कोई ऊर्जा नहीं बची है। तो इसीलिए ये जो काम नीतीश कुमार को करना था वो काम वो नहीं कर पा रहे हैं। तो चंद्रबाबू नायडू ने नीतीश कुमार का जो काम था, जो चिराग पासवान का, जो जीतन राम मांझी का, एनडीए के बाकी लोगों का काम, उसका जिम्मा लिया है। ये एक बहुत बड़ा राजनीतिक डेवलपमेंट है। इसको ये देखना चाहिए कि जो रीजनल और छोटी पार्टियां हैं वो भले ही कांग्रेस के साथ जाए या न जाए, बीजेपी के बारे में रीथिंक करने का एक कि बीजेपी के साथ कितना अलायंस बना के रहना है, उसके बारे में एक उन्होंने एक समझिए कि एक संकेत दिया है। तो एक रीअलाइनमेंट मैं इसमें जरूर देख रहा हूं कि एक रीअलाइनमेंट है जिसमें कि मुसलमानों को टक्कर। उसने ये भी लिखा है अपने पत्र में कि डर का भाव और भ्रम पैदा कर रहा है आपका ये कदम, और आप ये साफ करो कि ये कदम आपका सिर्फ और सिर्फ वोटर लिस्ट को प्यूरिफाई करने का है। तो ये मतलब है कि इसमें बहुत पॉलिटिकली बहुत शार्प लेटर है, और इससे ये आप जितना तक इसको रीड कर रहे हैं उतना मैं नहीं रीड कर पाऊंगा कि सरकार गिर जाएगी या सरकार पर कोई असर हो सकता है। ये मैं ये नहीं रीड कर पा रहा हूं इसीलिए कि सारी संस्थाएं, सारा ये जो है सो अडानी और अंबानी के पैसे से चल रहा है। ऐसी स्थिति में कौन सा चंद्रबाबू नायडू कब क्या कहते हैं घुटना टेक दे मुझको नहीं मालूम, क्योंकि आपने शरद पवार से लेकर के मतलब एक जीतन राम मांझी तक की स्थिति देखी है। तो इसीलिए कौन इसके सामने खड़े होने से इनकार कर दे, या आपने उनका भी भटकाव देखा है, ममता बनर्जी का भी। तो ऐसी स्थिति में मैं ये नहीं कह सकता कि इससे मोदी गवर्नमेंट को कोई खतरा है, लेकिन मैं एक रीअलाइनमेंट का क्या कहते हैं कि संकेत इसमें जरूर देख रहा हूं कि जो फोर्सेस हैं पॉलिटिकल फोर्सेस वो रीअलाइन होने का संकेत दिया है चंद्रबाबू नायडू। और चंद्रबाबू नायडू एक बहुत मतलब तेज तर्रार तपे मजे शार्प लीडर है। मैं उनको कोई ईमानदार या क्या कहते हैं बहुत ही दूरदर्शी नेता कहूंगा ऐसा नहीं कहूंगा, लेकिन वो एक तेज तर्रार है, एकदम वेरी मतलब जिसको आप कहेंगे कि श्रूड पॉलिटिशियन अंग्रेजी में वो है। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने बिना किसी सोच समझ के ये नहीं लिखा है, और वो उन्होंने इसके संकेत दिए हैं। उन्होंने मोदी गवर्नमेंट को एक चेतावनी भी दी है कि आप ये जो हिंदू मुस्लिम के नैरेटिव को कोर में रखना चाहते हैं, ये नैरेटिव हम लोग इसको में नहीं आपके साथ जा सकते। तो ये एक बड़े रीअलाइनमेंट का चांसेस दिया है जो हो सकता है, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू इससे पहले भी इस तरह की पॉलिटिक्स कर चुके हैं। तो इसीलिए एक जिसको आप कहते हैं कि तीसरा मोर्चा जिसको आप कहते हैं, उसकी संभावना मैं इसमें देखता हूं। और तीसरा मोर्चा किसके साथ जाए नहीं जाए, लेकिन इससे निश्चित तौर पर बीजेपी की जो नैरेटिव है या जो मोदी गवर्नमेंट की जो क्या कहते हैं लेजिटिमेसी, जिसको वैधता कहते हैं आप, वो जरूर चैलेंज हुआ है। अब दूसरा मुद्दा एक आपने चर्चा की और मैं चाहता भी हूं कि वो उस पर बात करूं कि पत्रकारिता का मामला। तो पत्रकारिता का मामला ऐसा है कि अजीत अंजुम वाला जो एपिसोड हुआ है उससे एक मतलब अजीत अंजुम को इसके लिए जरूर बधाई देनी चाहिए कि उन्होंने एक तो पत्रकारिता की जो ऑथेंटिक जो प्रामाणिक शैली है, और मतलब जब से पत्रकारिता है कि जमीन पर जाइए, लोगों से बात कीजिए, पीड़ित की आवाज को उठाइए, सरकार की आवाज को मत उठाइए, पीड़ित की आवाज को उठाइए, सरकार जवाब दे ना दे उसके सामने रखिए। तो यहाँ विक्टिम कौन है? गरीब, पलायन करने वाला बिहार का मजदूर, वो क्या कहते हैं अनपढ़ लोग, जिनको अंगूठा लगाने से ज्यादा की ताकत नहीं है, जिनके पास कोई डॉक्यूमेंट 11 में से नहीं है, जिसको झूठ बोला गया, रोज बोला जा रहा है, जिसको कि 2 फॉर्म देना था 1 ही फॉर्म दिया,
उससे दस्तखत करा लिया, बिना दस्तखत कराए भी उसका अपलोड कर दिया है। उसके बाद उसका जब मन होगा नाम काट देगा, उसके बाद उसको कहेगा मुसलमान है तो उसको बांग्लादेशी कहेगा, बाकी को कहेगा कि आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है या आप यहाँ रहते नहीं हैं, आप बाहर में आप अपना ढूंढिए। कहा ना कि बाहर जो लोग रह रहे हैं उनको बाहर जो है उनको फैसिलिटी है वहाँ। ये चुनाव आयोग ने संकेत से अपना इसको प्रचारित किया है। तो इसका मतलब कि बिहार के बड़ी संख्या में मतदाताओं को उनके वोटर जो क्या कहते हैं वोटर राइट है, वोटिंग राइट्स हैं, उससे उसको मुक्त करना चाहती है। तो ये इसके खिलाफ अजीत अंजुम ने किया है, ये इससे आपको पता चलता है। और दूसरी तरफ उसके बाद वो बांग्लादेश और घुसपैठिया म्यांमार ये बांग्लादेश और नेपाल नहीं, ये चर्चा चुनाव आयोग की तरफ से, लेकिन कोई अधिकारी का नाम नहीं है। और इंडियन एक्सप्रेस लिखता है कि चुनाव आयोग से किसने कहा, मतलब कि सूत्र, मतलब अब सूत्र कौन है? सूत्र जो है कुछ नहीं, मतलब अब मीडिया एक ऑथराइज्ड, मतलब जो उसका पब्लिक रिलेशन ऑफिसर बन के काम कर रहा है। पहले होता था ना कि पब्लिक रिलेशन ऑफिसर या ऑफिशियल सोर्सेस, अब वो ऑफिशियल सोर्सेस भी नहीं है, चुनाव आयोग के सोर्सेस है। कौन सोर्सेस है ये भी नहीं कह रहा है, न किसी का कोई रिलीज आया है, लेकिन पूरी की पूरी खबर छप रही है। तो मीडिया प्रेस रिलीज भी नहीं रह गया और लिख छापने वाला, अब वो जो है उनका स्पोक्स पर्सन बन गया है। और ये ऐसे नहीं है, मैं उस लास्ट लाइन आपको बता रहा हूं कि मैं जब बाहर हूं, पुणे में अभी हूं, मैं देखता हूं कि सारे अखबार, वो जो क्या कहते हैं उड़ीसा का चीफ मिनिस्टर का फुल पेज विज्ञापन है पूरे सारे अखबारों में। मैं देख रहा हूं कि आज की बात बता रहा हूं, आदित्यनाथ का फुल पेज विज्ञापन है। और इसी तरह से एक और 3 विज्ञापन मैंने देखे जो तीनों महाराष्ट्र के किसी भी तरीके से महाराष्ट्र के का से उसका कोई लेना देना नहीं है। मतलब वो जो विज्ञापन दे रहे हैं किसको है? तो विज्ञापनों के जरिए और ये क्या कहते हैं सरकारी अनुदान या सरकारी ये संरक्षण और सरकार का डर, उसके ये सब चल रहा है। और दूसरी तरफ सारी संस्थाएं हैं, इसमें सुप्रीम कोर्ट भी शामिल करना चाहिए, इसकी चर्चा जरूर करनी चाहिए कि जो मुद्दा चंद्रा बाबू नायडू इतनी आसानी से उठा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने उस मुद्दे की सिर्फ चर्चा की ये में क्या कहते हैं मतलब हियरिंग में, लेकिन उस पर कोई ऑर्डर नहीं दिया। सिंपल बात है कि ये आपका काम नहीं है नागरिकता तय करना, और आपने ये क्यों किया। जो उसने एक बहुत पॉलिटिकल इशू उठाया, कॉन्स्टिट्यूशनल इशू उठाया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है लोकतंत्र में। ये इसकी जो क्या कहते हैं इसकी जो अहमियत है उसको हम लोगों को रिकॉग्नाइज करना चाहिए। राइट सर, इसीलिए मैंने इसको सब्जेक्ट को तुरंत में चेंज करना पड़ा मुझको, कि ये मामला बड़ा लग रहा था मुझको, इसलिए मैं आया इस पे।